आप गुरुकुल पढ़ते थे? हाँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैंने 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने आश्रम में और गुरुकुल में किया है। भागे तो नहीं ना वहाँ से? जब बात गुरुकुल की चली रही है तो क्योंकि आजकल है ना गुरुकुल की स्ट्रेंथ या उसमें जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन गुरुकुल में जो व्यक्ति सीखता है ना वो शायद कहीं और सीख भी नहीं सकता। क्या क्या लर्निंग्स रही है आपकी वहाँ? वहाँ देखा ऐसा है कि जो झाड़ू लगाने आता है वहाँ पे वही गुटखा तंबाकू पास करता है पीछे के हाथ से। तू तड़ाक कर रहा है, उसको व्यवहार संस्कार नहीं पता है। फिर मेरे को पता चल रहा है कि बच्चे अब गुरुकुल में नेट यूज़ करते हैं, तो फिर तो लाल किले के प्राचीर से मोदी जी को यही कहना चाहिए ना कि आज से हर घर में पिज़्ज़ा बनना चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार कर लोगे तो आप स्किपिंग करो, जिमिंग करो, स्विमिंग करो या फिर ट्रेडमिल करो, कुछ भी करो, सूर्य नमस्कार से ज़्यादा कैलोरीज बर्न और सूर्य नमस्कार से ज़्यादा रिजल्ट किसी में नहीं आता। 15 बार चाय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पिज़्ज़ा सैंडविच बर्गर, है ना? तो डॉक्टर है? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो बोला क्या किया? मैं आपने किया MBBS MD खत्म। गूगल पे जाना, 1 हफ्ता लगेगा मेरे बारे में पढ़ने में मैंने क्या क्या किया हुआ। अब कोई कहता है कि मिसगाइड बहुत किया जा रहा है, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। मिसगाइड किसको कर रहे हैं? आपको। आप क्यों रहे मिसगाइड? आप अपना अच्छा बुरा तो जान लो। आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं जिसके पास में जा रहा हूँ वो क्या कराएगा मेरे को? थोड़ा तो ये समझो कि योग के नाम पे जिसका खुद का पेट निकला हुआ वो आपका कम करा देगा। हाँ, जिसको खुद को चश्मा चढ़ा हुआ वो आपका चश्मा उतरवा देगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि एक होता है वाद विवाद और एक होता है अपवाद और एक होता है संवाद। सबका अपना अपना रोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, आज का जो पॉडकास्ट है ये एक मास्टर क्लास है योग के बारे में, और आज जो हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं वो हैं वन एंड ओनली मनमोहन योगी जी, जो सालों से योग सीख भी रहे, सिखा भी रहे हैं। जो गुरुकुल में पढ़े वहाँ से उन्होंने योग सीखा और आज इतना ज़बरदस्त योग के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि 3 महीने में 30 किलो से भी ज़्यादा का वेट कम किया जा सकता है, 7 दिन में बीमारी गायब हो सकती है, और इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने, चाहे वो वेट लॉस जर्नी है उस पर भी बहुत डेप्थ में जाके बात की है। कौन सा योग करे, कौन सा प्राणायाम करे, कौन सी डाइट लें, और वो सारी की सारी। और क्योंकि मेरी भी एक इमोशनल जर्नी रही है, पिछले 3.5 महीने में मैंने भी अपना 25 kg वेट कम किया है, तो मैंने इनके भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे, इनकी भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो की, और भी डेप्थ में हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर एक्टिव हैं, हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से। मनमोहन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? मस्त, बिंदास, बढ़िया। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्या चल रहा है आजकल? बस मेहनत चल रही है, रिजल्ट आ रहा है तो खुशी हो रही है। तो मेरे से भी है ना, कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति, उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? अच्छा। मैं बहुत दूर से आए हैं। कहाँ जाना है? तो मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं ना, और कहाँ से, दूर से आए, किस्मत से आए। तो आप भी बहुत ज़बरदस्त धमाल मचा रहे हैं, वायरल हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और मेन बात ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी योगा की जो जर्नी है वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बेसिकली शुरुआत हमारी गुरुकुल से हुई है। मैं फर्स्ट टाइम योग से इंट्रोड्यूस ऐसे ही हुआ हूँ। आप गुरुकुल पढ़ते थे? हाँ, मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैंने 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने आश्रम में और गुरुकुल में किया है। भागे तो नहीं ना वहाँ से? नहीं, कोशिश की गई थी बट वो भी कहानी है, ठीक है। हिम्मत कभी हुई नहीं। एक आपने पूछा तो मैं बताता हूँ, आज तक कहीं मैंने बोला ही नहीं है। एक मैं और मेरा दोस्त, गोविंद नाम था उसका, उसको बोलते थे बड़े सर का। उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ था क्योंकि सर उसका थोड़ा बड़ा था। गुरुकुल में ऐसे अटपटे नाम हो जाते हैं। एक का रखा था लक्ष्य, नाम था लड़के का, उसका नाम रखा था फौजी झोपड़ी। तो वहाँ ऐसा ही होता था। ठीक है। अब उस लड़के ने और मैंने प्लानिंग किया कि हम लोग भाग जाएंगे। ठीक है, आपने पूछा इसलिए बोल दे रहा हूँ, याद आ गया क्योंकि। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा भाई मैं फ्रेश होके आता हूँ, ब्रश करके आता हूँ। कहता भाई भगना है, भगना, अभी टाइम यही है। तो जब तक मैं आया ना वहाँ से फ्रेश होके, वो निकल लिया था, वो लड़का, वो भाग चुका था? वो भाग गया था। अच्छा। और उसके साथ का जो दोस्त था उसकी बड़ी पिटाई हुई कि मतलब वो ऐसे कैसे भाग गया, तेरे को तो पता होगा। और हालांकि सिर्फ मेरे को ही पता था कि वो भगा है।
तो ये था, मतलब भागने की कोशिश एक बार की, 2 बार की, बट हुआ नहीं। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि मतलब एडिक्शन है गुरुकुल भी। अगर आप कुछ साल रह गए और आपने वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीख ली, देख ली, तो उसके बाद फिर घर अच्छा नहीं आप हैबिचुअल हो जाते हो उससे। राइट, फिर आपको घर अच्छा नहीं लगता। इवन मैं गुरुकुल से निकलने के बाद 10th करने के बाद 11th एडमिशन लिया था मैंने दिल्ली में किसी प्राइवेट स्कूल में, और 2 दिन गया, फीस भी जमा हुई, बैग भी लिया और सारी चीज़ें हुई, बुक्स वगैरह भी ली, 2 दिन गया। तीसरे दिन मैंने कहा मुझे गुरुकुल में डाल दो भाई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इन लोगों के बीच में। तो वो भी एक एडिक्शन ही है। गुरुकुल में जनरली है ना, पेरेंट्स जो मैंने सुना है उन बच्चों को ज़्यादा डालते हैं जो शरारती टाइप से होते हैं। तो मतलब आपके केस में क्या था? नहीं, मेरे केस में बेसिकली हमारा बड़ा फोकस थे भैया। मेरे भैया को मेडिकल इश्यूज़ थे, और उस समय स्वामी रामदेव जी का आस्था चैनल पे पट्टी चलता था कि अगर अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हो और भविष्य बनाना चाहते हो तो गुरुकुल में एडमिशन कराओ। तो माँ बाप ने पूरी प्लानिंग के तहत कि तुम एग्ज़ाम दे दो, अगर तुमने पास कर दिया जो मांगोगे मिलेगा। हमें ये नहीं पता था गुरुकुल कोई चीज़ होती है। उससे पहले हमने मोहब्बतें मूवी में गुरुकुल देखा था, हमें लगा ऐसा कोई होता होगा। तो मतलब वो सब धोखे से हमारे साथ में किया गया था। लेकिन हाँ, भैया के चक्कर में और कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे को। बाकी माँ को यह था कि भैया का एडमिशन कराएंगे तो ये अकेले रह नहीं पाएगा, सिंपल सादा बच्चा है, तो तू इसके साथ जा तो ये रह लेगा इसी बहाने। तो ऐसे में एडमिशन हमारा कराया। जब बात गुरुकुल की चली रही है तो क्योंकि आजकल है ना गुरुकुल की स्ट्रेंथ या उसमें जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती जा रही है। राइट। लेकिन गुरुकुल में जो व्यक्ति सीखता है ना वो शायद कहीं और सीख भी नहीं सकता। क्या क्या लर्निंग्स रही है आपकी वहाँ पे? बहुत कुछ है, बट पहले और आज में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पहले के गुरुकुल में हम लोगों ने खेत में काम किया, गाय का गोबर उठाया, दूध खुद से निकाला, अनाज साफ किया, खेत में काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ाई की, इसके अलावा हमने गुरु शिष्य परंपरा सीखी, इसके अलावा हमने योग सीखा। ये अलावा में था। बट अभी आप गुरुकुल में खेत में काम नहीं करा सकते, अभी आप गाय का दूध नहीं निकलवा सकते। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, गुरुकुल में हो रही है बाल मजदूरी। अच्छा। समय बदल गया। अब कोई एक वीडियो बना करके डाल देगा ना कि बच्चों से खेत में काम कराया जाता है तो गुरुकुल सील हो जाएगा। जैसा स्कूल में हो गया कि डांटना नहीं है, मारना नहीं है। 1-2 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और छत से कूद गए वगैरह वगैरह। तो स्कूल में, गुरुकुल में जो बदलाव अब आ गया है ना, जहाँ टीचर की, पेरेंट्स की अब कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी ने डांट दिया तो उसकी कंप्लेन हो सकती है, कानूनी तौर पे उसको सजा हो सकती है। तो उसके बाद तो रायता फैल गया। गुरुकुल की लर्निंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हमने बेसिकली सीखा कि अनुशासन किसे कहते हैं। क्योंकि वहाँ सुबह 4 साढ़े 4 उठना, फिर उसके बाद में 300 बच्चे हैं और 30 वॉशरूम है, शौचालय, सबको फटाफट से फ्रेश होना है। फिर लंगोट में, ऊपर और कोई कपड़ा नहीं, लंगोट में और जनेऊ में, यज्ञोपवीत में, ठंड कितनी भी हो, आपको ग्राउंड में पहुँच जाना है दौड़ लगाने के लिए फ्रेश होने के बाद। वहीं से आप ठंड में भी इतनी मेहनत कर रहे हो कि पसीना आ रहा है और फिर मिट्टी में आप लेट रहे हो। उसके बाद वहीं से डायरेक्ट जा रहे हो, नहा रहे हो, और नहा करके फटाफट तैयार होके कुर्ता पजामा पहन करके आप हवन में बैठ रहे हो। हवन से तुरंत फ्री होते ही आप नाश्ता करके क्लास चले जा रहे हो। इस तरीके से वहाँ पे अनुशासित था सब कुछ। मतलब हमें कहते थे कि गुरुकुल की पढ़ाई और गुरुकुल की ट्रेनिंग आर्मी से भी हार्ड है। इसलिए भी हार्ड है ना, मैंने ये भी सुना है कि सर्दियों में भी वहाँ पे ठंडे पानी से ही नहाना है। हाँ बिल्कुल। और पैर में आप चप्पल नहीं पहन सकते आपको, मतलब जिस टाइम, क्योंकि मैं भी है ना गुरुकुल में गया हूँ और गुरुकुल मैंने देखा है, लेकिन वो मैंने देखा है जो ट्रेडिशनल, जैसे जब आप रहते थे। लेकिन अब की जो सिनेरियो की आप बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तो चेंज हो चुका है। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। इस चेंजेज में आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे गुरुकुल को लेकर? देखो, 2 अच्छी चीज़ें हैं ये कि अगर बच्चा गुरुकुल में पढ़ लेता है तो वो संस्कारवान बनता है, ठीक है, गुणवान बनता है, विद्यावान बनता है, बलवान बनता है, सब कुछ उसको मिलता है। लेकिन गुरुकुल में रहना, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बच्चा आपसे दूर है। अब आपको ये नहीं पता है कि उसका डायरेक्शन सही है या गलत है, ये ध्यान रखना। तो मैंने 2-3 गुरुकुल में पढ़ाई की है अलग अलग, मैंने प्रॉपर नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं मैंने कुछ सीखा है तो कहीं कुछ मैंने देखा भी है। वहाँ देखा ऐसा है कि जो झाड़ू लगाने आता है वहाँ पे, वही गुटखा तंबाकू पास करता है पीछे के हाथ से। और 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 5वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चे वो गुटखा तंबाकू जैसी चीज़ मंगाते हैं। अब पेरेंट्स को 10 साल तक पता नहीं है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अब उसके बाद जब वो निकलेगा तो फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, कुछ और ही रहा है यहाँ तो ये अगर मेरी सलाह है तो ये कि आज की डेट में अगर बच्चा मेरे पास रह करके ही अगर पल जाए ना मेरी आंखों के सामने, तो फिर उससे अच्छा कोई गुरुकुल नहीं है। क्योंकि आज जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ वो बहुत अलग है। जो मैंने पहले जी है वो बहुत अलग है। हमें पता है कि गुरुजी की रिस्पेक्ट मतलब क्या, हमें पता है अनुशासन मतलब क्या,
हमें पता है कि गुरुजी ने कोई लाइन बोल दी है तो उसको पूरा करने में किस हद तक जाना है, मतलब क्या। लेकिन अभी समय बदल गया। अभी हम गुरुकुल गए थे, मैंने किसी पिछले पॉडकास्ट में भी शेयर किया। गुरुकुल गए तो पहले जब हम लोगों से कोई मिलने आता था गुरुकुल में, कोई सीनियर, तो हम भाई जी बोल के उसके पैर छूते थे, कैसे हो भाई जी, और क्या चल रहा है भाई जी बाहर, हम इतनी रिस्पेक्ट देते थे। अभी हम लोग गए ना, किसी गुरुजी का निधन हो गया था तो मैं गया, 5वीं 6ठी का बच्चा मेरे से कह रहा है, भाई गणे टैटू बना रहा है क्या तूने, तो मेरे को उसने ऐसा बोला, गुरुकुल के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे ने, तू तड़ाक कर रहा है, उसको व्यवहार संस्कार नहीं पता है। फिर मेरे को पता चल रहा है कि बच्चे अब गुरुकुल में नेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्टेड सब थी कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो और वो खत्म हो गया तो जो एक्चुअली गुरुकुल की पावर थी वो खत्म हो गई। मतलब एक तरीके से वो एक गवर्नमेंट स्कूल का रूप ले चुके हैं। राइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, वो मैं 10-15-20 मिनट जो भी रहा हूँ वो मैंने ये देखा है, आगे पीछे क्या है आई डोंट नो, बट स्टिल जो गुरुकुल मैंने देखे हैं जिसमें मैं रहा हूँ वो और आज के में फ़र्क तो है। आज के दिन भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मोटापा, है ना। मैं खुद भी परेशान था इस चीज़ से। मैंने आपकी बहुत सारे वीडियोस देखे, पॉडकास्ट देखे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 3 महीने में आप कितना फैट लॉस करवा सकते हैं और कैसे? एवरेज 3 महीने में 30 किलो तक भी कम कर सकते हो। 1 महीने में 10 किलो मैं करा देता हूँ और उसी में मेरी मोनोपोली है, वही मेरी पहचान है और वही लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करवाते हो? कैसे करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा डाइट का रोल है। डाइट वो डाइट नहीं मंडे ये खाओ ट्यूसडे ये खाओ, नहीं, बेसिक चेंजेस। डाइट का रोल है, प्राणायाम का रोल है, सूर्य नमस्कार का रोल है, स्पेसिफिक कुछ आसन है उसका रोल है, ओवरऑल इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने का रोल है प्रॉपर। क्योंकि मैं वेट लॉस पे बिल्कुल काम नहीं करता, मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता हूँ, जहाँ सिर्फ वेट लॉस नहीं होता, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। कि आप 3 महीने की बात कर रहे हो, 3 महीने बाद जब इंसान इसमें से निकलेगा ना, तो सिर्फ वो ये नहीं कहेगा मेरा वेट लॉस हुआ है, वो कहेगा मेरा 40% लीवर डैमेज था वो ठीक हो गया, वो कहेगा डॉक्टर ने कहा था कि नंबर चश्मा चढ़ गया आपको और चश्मा हमेशा पहनना है वो ठीक हो गया। कोई कहेगा ब्रेन तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता था, वेट लॉस के साथ साथ वो भी ठीक हो गया। कोई कहेगा मेरे को पीसीओडी था, वेट लॉस नहीं होता था, वेट लॉस तो हो गया और पीसीओडी भी ठीक हो गया। तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की बात, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, थोड़ा डाइट पे काम करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो जाता है। ये मेरी अपनी खुद की भी जर्नी रही है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मतलब जो आपने बताया कि कुछ % इसका, कुछ % डाइट का, कुछ % योगा का, कुछ % प्राणायाम का, सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है? बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, चाय बनाने में क्या एक प्रोसेस है, मेरे को बताइए। आप कह रहे हो पानी को थोड़ा उबालो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, जब वो उबल जाए उसके बाद में दूध डालो और फाइनली उबलने के बाद में चाय तैयार हो। मैं कहूँगा सर मैं नहीं पी रहा, मैं तो अदरक वाली चाय पीता हूँ। अब आप अदरक डालोगे उसमें, हाँ, है ना। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं इलायची भी डालो, इलायची तो अच्छी लगती है ना भाई, टेस्ट आता है उसमें, आप समझ रहे हो। अब आप कहो मैंने अदरक भी डाल दिया, इलायची भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, मैं पानी नहीं उबालना चाहता, बना के दिखाओ चाय। अरे सर सब कुछ कर सकता हूँ सर, ये दूध डालने का मेरे को लफड़ा समझ में नहीं आता, आप बना के दिखाओ चाय। सर देखो मैं सब कुछ कर देता हूँ, चाय पत्ती रहने देते हैं, आप बना के दिखाओ चाय। सबका अपना रोल है, सबका। लेकिन चाय टेस्टी बनेगी तभी जब जो चीज़ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अगर उसको दी जाती है तो। और चाय पानी डाल दिया, चाय पत्ती, चीनी डाल दिया, अदरक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, दूध डाल दिया, उबालना कितना है वो भी मैटर करता है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा भले ही चाय बन जाए। और अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम रह गई और वो टेस्ट नहीं बन पाया तो लगेगा यार चाय ना एक काम कर रहने ही दे, मज़ा नहीं आया। समझ गए आप। तो वेट लॉस में सबका अपना रोल है डाइट का, और कोई परसेंटेज डिसाइड करेगा तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप कहोगे चाय पत्ती ना डाल के चीनी डाल दे तो कितना % रोल है, कोई रोल नहीं है। चाय पत्ती नहीं डाली, चीनी डाल दिया, चीनी डाल दी, चाय पत्ती नहीं डाली, चाय का सत्यानाश हो गया। कहने की बात है ये। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मेरे को इन चीज़ों पे काम करना है, जैसे डाइट पे काम करना है। आहार विज्ञान का बेसिक नियम है कि अगर मैं क्या खाना है से ज़्यादा ज़रूरी है, कब खाना है और कितना खाना है समझ जाता हूँ, तो मेरा डाइट का फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। मेरे को मंडे ये लेना है, ट्यूसडे ये लेना है, वेडनेसडे ये खाना है, और फ्राइडे सैटरडे ये संडे ये वाला मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो, आप ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे खप रहे हो, आप घर पे भी आ रहे हो तो खुद के लिए सही से टाइम नहीं है, तो आप जा कर के चार्ट चेक करने वाले नहीं हो। आप 2-3 दिन करोगे उसके बाद आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ऐसे ही डाइट चार्ट बनाते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसमें आप एक टाइम बाद में फंस जाओगे। तो आपको क्या खाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है, कब खाना है और कितना खाना है। तो एक टाइम है, मैं हमेशा बोलता हूँ 8-12-4-8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो कुछ भी हल्का, रात को 8 बजे खाना खाओ। अब ये कहोगे ये टाइम सेट नहीं बैठता, इस टाइम के आसपास क्या कर सकते हो वो कर लो आप,
उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स आप कहते हो सर 10 बजे ऑफिस से मैं फ्री होता हूँ, 8 बजे तो मैं खा नहीं सकता, तो 10 बजे खा सकते हो? हाँ सर 10 बजे खा सकता हूँ। तो आप एक काम करो, 11:30 मत बजवाओ, 10 बजे आप खा लो। बच्चा स्कूल से आता है, आप कह रहे हो सर 12 बजे, आप कह रहे हो बच्चा तो 3 बजे आता है स्कूल से, बच्चा कैसे खाएगा? तो 3 की जगह 4:30 मत बजवाओ कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तू तब तक फ़ोन चला ले, थोड़ी देर में खाना देती हूँ। नहीं, पहले हाथ मुँह धुलाओ, खाना खिलाओ। अगर टाइम के नज़दीक आ जाओगे, एक काम कि 8-12-4 टाइम सेट करने की कोशिश करना। दूसरा काम, आहार विज्ञान में इतना सा समझना है कि खाने की क्वांटिटी को कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। सही बात। अभी आज कई लोग है ना, ज़्यादा खाओगे फिर भी वेट कम करोगे, पिज़्ज़ा खाओगे फिर भी वेट कम करोगे, आप मोमोज खाओ वेट कम हो जाता है, पराठे खाओ वेट कम। मेरे से कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप आपको इस पे गुस्सा क्या? आता जब ये सुन के? नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरे को ये लगता है, तो कितना मिसगाइड किया जा रहा है। नहीं मतलब 2 चीज़ें हैं सर, 2 चीज़ें हैं, या तो मैं उनकी बात मानूं, उस पर चलूं, रिजल्ट लाऊं और मौज करूं। भाई बहुत सारे लोग चलते हैं, मतलब मिसगाइड होते हैं उनकी वही मैं बता रहा हूँ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रेन के आगे जाने से कट हो गई, तो मेरे को ट्राई नहीं करना। तो मुझे अपनी क्षमता यूज़ करनी है कि एक्चुअली मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि अगर पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खाने से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता, तो फिर तो लाल किले के प्राचीर से मोदी जी को यही कहना चाहिए था कि आज से हर घर में पिज़्ज़ा बनना चाहिए। सही बात है। और हर घर मोमोज खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम मोमोज खाओ, पेट भर के वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सही गलत सुनने समझने की क्षमता आपके अंदर बची है। अगर है तो आप डिसाइड करो। मैं कौन होता हूँ किसी को गलत बोलने वाला? आपको लगता है वो इंसान बिल्कुल सही कह रहा है तो आप फॉलो करो, सीधी सी बात है। और अगर लगे कि नहीं मैंने तो फॉलो करके देखा, मुझे तो नुकसान हुआ, तो ठीक है, वो फॉलो करो जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो एक काम हो गया, आपको डाइट ठीक करना पड़ेगा। दूसरा काम हो गया आपको कि आयुर्वेद अगर आप ले सकते हो तो एटलीस्ट लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस पीना शुरू करो। वो क्लिनजिंग प्रोसेस से बहुत हेल्प करता है, बॉडी से डिटॉक्स करेगा, आपकी गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैं वेट लॉस की बात ही नहीं कर रहा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ आप कहोगे मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरा लंग्स ठीक हो गया, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम रहता था। आपने क्या बताया, क्या क्या करना है? आयुर्वेद में लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस आता है, मार्केट से भी ले सकते हो, घर में भी बना सकते हो। अच्छा। उसको आप पीना शुरू करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आहार बता दिया, बेसिक चेंज क्या करना है, प्लस आपको आहार में एक छोटा सा काम और करना है अगर वेट लॉस करना है। जैसे हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, आपने भी शुरू कर रखा है। एंड आई थिंक कितना वेट लॉस किया आपने अभी? 25 kg। 25 किलो कम कर लिया। अभी मेरी वाइफ कह रही थी कि योगी सर वही कर रहे हैं जो आप बताते हो। फिर आपने कहा कि मैंने वीडियो देखा। और अगर आप नहीं भी कहते ना वीडियो देखा, तो भी मैं अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो इंसान भी बिना किसी को फॉलो किए भी सेम काम करेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी होगा। तो रात को कोई भी उबली हुई सब्जी पे सेंधा नमक डाल करके खा लो, आपके वेट लॉस में रामबाण काम करेगा। बहुत बढ़िया। किसी को चाहिए कि सर मैं ना ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, तो भाई आप नेता मत बनो। क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में आपके हिसाब का फ्लेवर नहीं दिया जाता आपको। दवाई मतलब दवाई होती है। अभी वेट ज़्यादा है, अपने आप को ऐसी ट्रीट करो कि लौकी अगर बोला है मेरे को सेंधा नमक डाल के खाने के लिए, तो मुझे टेस्ट नहीं भी लगता है तो भी खाना है एज अ दवाई। अगर मैं इस तरीके से माइंडसेट करता हूँ तो मेरा आहार सुधर जाएगा। प्लस मैंने जो आयुर्वेद आपको बोला, लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस, ये आप पी सकते हो। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है सूर्य नमस्कार। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि जिम या योगा, मैंने कहा योगा। बोला जिम क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं? अगर किसी को वी शेप बनाना है, बाइसेप्स बनाना है तो करे जिम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ में वेट लॉस करना है तो योगा ऑप्शन है। तो बोला कि योग में भी क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने कहा इतना घुमाना मेरे को आता ही नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर लोगे तो आप स्किपिंग करो, जिमिंग करो, स्विमिंग करो या फिर ट्रेडमिल करो, कुछ भी करो, सूर्य नमस्कार से ज़्यादा कैलोरीज बर्न और सूर्य नमस्कार से ज़्यादा रिजल्ट किसी में नहीं आता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई आहार के साथ में आयुर्वेद के साथ में योग, और योग में भी सूर्य नमस्कार करता है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। कुछ ब्रेकफास्ट और लंच में भी कुछ सजेस्ट करेंगे? आप देखो ब्रेकफास्ट में आप ऐसा देखो, लंच में तो क्या है ना, जो भी आप खा रहे हो खाओ, लेकिन खाने की क्वांटिटी को आधा कर दो और खाने को चबाना शुरू कर दो। अगर खाने को मुंह में पानी बना सकते हो तो चाहिए कि आप दोपहर का खाना एटलीस्ट खा लो। क्योंकि हर किसी से अनाज नहीं छूटता, और फिर वो बीमार हो जाएगा तो आपको वीडियो पे मैसेज करेगा तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। सही बात। तो आप खा लो दोपहर में, लेकिन खाने की क्वांटिटी को आधा कर दो, उसके समय को ज़्यादा कर दो, चबा करके खाओ, मुंह में पानी बना दो। क्या बात। अगर ये आप कर सकते हो। सुबह आप कहोगे तो पुष्टा आहार दलिया आता है, पुष्टा आहार, ठीक है, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो आप कहते हो खास प्रोटीन, विटामिन, ये कैलकुलेशन में मैं फंसता नहीं हूँ। क्योंकि गाय क्या खाती है हमें पता है, सही बात है, भैंस क्या खाता है हमें पता है,
और आप शेर क्या खाता है, तो आप समझो गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। जिसका जो खाना बना हुआ है वो खाते हैं। आप गाय को मांस खिला दोगे? नहीं, शेर को घास खिला दोगे? बिल्कुल नहीं। कितना भी भूखा हो, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, वो अगर हम समझ जाएं तो सात्विक आहार से सब कुछ मिल जाता है। सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु। अगर आपने आहार विज्ञान के नियम पे काम कर लिया, खाने को चबा करके खाया, मीन्स खाने को पीना है, पानी को खाना है का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बात है। तो आप इतना बड़ा चेंज कर जाओगे और सप्त धातु बन जाएगी कि आप ये भी नहीं कहोगे कि मेरे में विटामिन कम है, प्रोटीन कम है, कार्ब्स कम है, मसल्स वीक है, क्योंकि सप्त धातु में सब कुछ आ गया। इसीलिए जब आप सुबह कुछ खाना है तो आप पुष्ट आहार, दलिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप खा लो, आपका ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बेसिक रोड मैप है। अगर जो इंसान इसको नोट डाउन करे, इसके नोट्स बनाए और उसको डिकोड करे और वैसा चलना शुरू करे, तो एवरेज 1 महीने में 10 किलो, 3 महीने में 30 किलो कम कर सकता है। दोस्तों, मैं इसका एग्जाम्पल बैठा हूँ, तो मैं अब थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 3.5 महीने पहले मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं माइंडसेट कोच हूँ भाई। मैंने मतलब 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, लेकिन मेरे रिकॉर्ड थे फास्टेस्ट कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी पावर में। अच्छा। तो बड़ा एम्बेरसिंग लगता था कि जब मतलब थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता था, कहीं भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं भी स्टेज वगैरह, और जर्नली स्टेज पे जाना होता था, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। तो बहुत सारे आपके वीडियोस देखे और बहुत सारे और भी वीडियोस देखे, रिसर्च करनी अपनी शुरू की, है ना। मैं ये तो जानता था कि जैसे मैंने रिकॉर्ड बनाए थे, तो रिकॉर्ड में सबसे बड़ा जो रोल था वो था माइंडसेट। राइट माइंडसेट का, है ना। क्यों? आप कितना भी इमेजिन कर लो, कितने भी गोल्स बना लो, मन जो है ना वो बार बार कहेगा पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाय पी ले। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे जितना फूडी, मतलब मुझे जो शौक है ना, खाने का शौक और प्यार, है ना, चाय दिन में 10-15 चाय तो मेरी मतलब थी कि मुझे पीनी है। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ भाई। कॉलेज के दौरान मैं ना रिकॉर्ड्स की, मेरे पास में 2 ही दोस्त थे मेरे, एक तो कैलकुलेटर, एक चाय। कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करते करते थक जाता था। अब कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं था, तो मैं कहता यार चाय बना दे, चाय पी, फिर प्रैक्टिस शुरू, फिर चाय बना दे, फिर प्रैक्टिस शुरू। ऐसे करके मैंने रिकॉर्ड्स बनाए अपने, है ना। सुबह मैं 3 बजे उठता था। अब सुबह 3 बजे आँख कैसे खुलेगी? चाय बना लेते, चाय पीता, तो वो आदत हो गई, तो चाय की आदत पड़ी। चाय के साथ जनरली फिर बाहर ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह रहते थे, तो कोल्ड ड्रिंक्स की, पिज़्ज़ा की, फास्ट फूड की, इन चीज़ों की आदत होती चली गई। और फिर धीरे धीरे इनसे मैं प्यार करने लगा था। मतलब सारी की सारी चीज़ें मैं खाता था वो। अब वेट लॉस करना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही आया, जिन चीज़ों से मैं मोटा हुआ हूँ, है ना, अब सीधी सी बात है, वो छोड़नी पड़ेंगे, वो छोड़नी पड़ेंगे। तो वही माइंडसेट कि भाई अब मुझे ये चीज़ें छोड़नी है। तो मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं मॉर्निंग में सुबह मान लो 4 बजे या 5 बजे जब भी उठा, मैं एसगार्ड जूस, सफ़ेद पेठा होता है, तो वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, और ना मैं उसको टेस्टी बनाता हूँ। मैंने अपने अंदर हमेशा के लिए एक स्टेटमेंट नोट कर ली है कि मैं टेस्ट के पीछे नहीं भागूंगा। जैसे विराट कोहली कहते हैं ना, मुझे टेस्ट के लिए खाना ही नहीं है। मैंने भी सोच लिया कि मुझे टेस्ट के लिए कभी ज़िंदगी में खाना ही नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो सफ़ेद पेठा मैं खुद ही करता था। अपना सुबह 2 गिलास जूस बनाया, उसमें कोई नमक नहीं, कोई नींबू नहीं, और वो पिया। वो मेरी बॉडी डिटॉक्स में मतलब काफ़ी उसने काम किया। उसके बाद में चाय को रिप्लेस किया, चाय बिल्कुल बंद कर दी, एकदम से बंद। कहते हैं ना कि एकदम से बंद नहीं हो सकता, क्यों नहीं? वो सब माइंड सेट का गेम है ना। चाय बंद क्यों नहीं हो सकती? डॉक्टर ने अगर कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर ने कह दिया कि कल से बंद कर दो, अदरवाइज ये हो जाएगा, अभी छूट जाएगी, राइट, है ना। तो उसकी जगह मैंने ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर वो शुरू की। कुछ दिन होता है, कुछ दिन जैसे आपने कहा ना गुरुकुल में रहना कुछ दिन तो मुश्किल करता है, ऐसे ही कुछ दिन वो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, जिंदगी में कभी कॉफ़ी नहीं पी, नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पी, तो ब्लैक कॉफ़ी पीना, और वो भी विदाउट शुगर पीना, वो मुंह खराब होता था। लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ करता रहा, और आज वो बहुत अच्छी लगती है। तो एक कॉफ़ी, उसके बाद ब्रेकफास्ट में 2 देसी खीरे की भी कही आते हैं, 2 देसी खीरे, 2 चुकंदर, 1 टमाटर, उस पर थोड़ा सा काला नमक डाला। ये मेरा ब्रेकफास्ट रहा पिछले 3.5 महीने से। आज भी मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट पे सिर्फ। अच्छा, आपको वीकनेस नहीं आई ना? मैं बस यही, मुझे वीकनेस आई नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको मैं बताता हूँ ना, जैसे अब पॉडकास्ट बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग आते हैं, तो उनमें बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर भी आए, फिटनेस कोच भी आए, तो वो बोले सर आप तो बहुत गलत कर रहे हो, आप में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, है ना।
वो आप वाली बात, अब गाय प्रोटीन कहाँ से लेके आती है ना और क्या, सही तो बात है। लेकिन वही है माइंडसेट का, वो प्रोटीन की कमी, सब कुछ माइंडसेट का सप्त धातु है, वो बन जाएगा तो सब मिल जाएगा, और वो खाने से बन जाता है। हाँ। लंच में मैंने क्या शुरू किया भाई, लंच में मैंने प्रोटीन के लिए थोड़ा सा दाल, भाई इतना तो ठीक सही है, है। अपना 2 कटोरी या 3 कटोरी दाल, और उसी में क्या वो बारीक जो ब्रेकफास्ट में क्या उसी को बारीक कर करके खीरा को, चुकंदर को, टमाटर को थोड़ा थोड़ा दाल में डाला और वो खा लिया। ये मेरा लंच होता था। और डिनर मैं लगभग 4 बजे के आसपास, 4 या 5 बजे, और डिनर में क्या उन्हीं चीज़ों को उबालना, जो सब्जी हैं उनको उबाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, वो खा लिया। और उसके बाद मैं करता था इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब लगभग 16 घंटे तक कि सिर्फ पानी पीना है। और मैंने जनरली कोशिश की कि मैं जब भी पानी पीऊँ थोड़ा सा निवाया करके वार्म वाटर ही लूँ। तो ये मेरा पिछले 3.5 महीने से, 3.5 महीने में मैंने 25 किलो अपना कम किया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरा सबसे बड़ा रोल डाइट का ही रहा है। मैंने ना जिम किया, मैंने ना एक्सरसाइज की, मैं सिर्फ थोड़ा सा वॉक ज़रूर करता था, लेकिन मैं अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा जो वेट कम हुआ वो रहा डाइट से। इसलिए मैंने पूछा था कि किस चीज़ का कितना रोल। आप बिल्कुल सही हैं अपने जगह, बिल्कुल सही है। अगर वो चीज़ें भी मैं कर लेता तो शायद 25 की जगह मैं और भी ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि 70% आप मान सकते हो कि डाइट का रोल है। अब कई लोग ना मेहनत पे बहुत विश्वास करते हैं, बट खान पान के लिए मत बोलियो भाई, क्योंकि वो ही नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो सकता तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली आप क्या इंटेक कर रहे हो मैटर करता ही है। अगर आप मतलब आप समझो ना, आप 400 500 700 कैलोरीज बर्न कर भी ले रहे हो मेहनत करके, और बाहर जाकर के चीज़ी बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो इनटेक आपने क्या किया वो कैलकुलेट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर मैंने झाड़ू लगाया, सारा कूड़ा मैंने बाहर निकाला, और झाड़ू जब पूरी लग गई तो कूड़ा उठा के वापस से अंदर बखेर दिया, फिर मैं कह रहा हूँ यार ना घर ही साफ़ नहीं होता। तो भाई तुम ये तो देखो, झाड़ू लगा किस लिए रहे थे? साफ़ करने के लिए ना। तो तुमने तो फिर से डाल दिया। मीन्स कि आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, तो आप इंटेक क्या कर रहे हो? तो आपका इंटेक बहुत कम है, और बहुत कम है तो बैलेंस तो आप कर ही जाओगे। लेकिन हाँ ये सही बात है कि अगर मैं वॉक करता हूँ, अगर मैं ट्रेडमिल करता हूँ, मैं जिमिंग करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, साथ में मैं डाइट लेता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं इस जर्नी को अगर देखूँ तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल मुझे लग रहा है ना, वो लग रहा है, सच बता रहा हूँ, वो है माइंडसेट का। आपको क्या लगता है? माइंडसेट का है ही ना सर, उसके बिना तो आप एक कदम नहीं रख सकते हैं, है ना? आप ये बताओ ना, आपको कहीं भी जाना हो, आज आपको यहाँ पे आना था, पहले आपका माइंडसेट हुआ, तब आपका टाइम सेट हुआ, और जब आप आए तो आपको पता चला कि हाँ योगी जी का तो वहाँ पे चल ही रहा है शूट, अभी आ रहे हैं। हम सबका वही है ना, कैलकुलेशन तो माइंड से ही शुरू होती है। तो आप ऐसे ही जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, वेट लॉस की बात करते हो, बीमारी ठीक करने की बात करते हो, अरुणिमा सिन्हा पैर कटने के बाद एवरेज चढ़ गई, चढ़ने की बात करते हो, तो उससे पहले आप सोचते हो, सोचने के बाद में डिसाइड करते हो करना है कि नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद उस हिसाब के आपके डिसीजन होते हैं, एक्शंस होते हैं, तब आप अचीव करते हो। तो वो तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। और जिसको आपने सिंपल मुझे बोला कि योगी जी मैं आपका 30 किलो कम करा दूंगा, और मैं नहीं सर 30 किलो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट नहीं है। और पहला एक्शन आएगा ही इसलिए कि मेरा माइंडसेट नहीं है, तो लगेगा हाँ ठीक है ना, जितना भी होगा चलेगा, तो आपका नहीं होगा। और अगर आपके संकल्प में विकल्प नहीं है और आप मान गए सर 30 किलो हो जाएगा, मुझे भी पता है सर, तो आपका हो जाएगा। भाई एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब मैं इस जर्नी की स्टार्टिंग कर रहा था ना, तो मेरे मन में भी आया शॉर्टकट्स लेने का। तो मैं जो ये बहुत ज़्यादा ये स्टोर हैं जिस पे है ना प्रोटीन शेक वगैरह, जिम के जो स्टोर होते हैं न्यूट्रिशियंस वगैरह के, तो मैं इनके पास गया, तो इन्होंने मुझे 2-3 वो डिब्बे दे दी कि 1 महीने में 15 किलो गया, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर पेशेंस है कि नहीं, थोड़ा सा धीरे चल लेंगे, थोड़ा सा बॉडी को पेन दे लेंगे, लेकिन शॉर्टकट्स में नहीं, सही रास्ते से ना। तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना वेट लॉस करने के लिए इन तरीकों को भी अपनाते हैं, मतलब कुछ पाउडर वगैरह, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह, कई तो स्टेरॉइड्स वगैरह। आपको क्या लगता है सही तरीका है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जो नेचुरल है उससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। और नेचुरल ये है कि आप खाने पे ध्यान दो, आप अपनी नींद पे ध्यान दो, अपनी मेहनत करके पसीना बहाने पे ध्यान दो, तो जो आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू हाइट होनी चाहिए वो खुद आप अचीव कर जाओगे। शॉर्टकट मार के अगर आप कुछ कर भी लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में ब्लड क्लॉट हो जाना, और आने वाले टाइम में उस ब्लड क्लॉट के चक्कर में आपको हार्ट अटैक हो जाना है। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं इससे तो बड़ा हम इंस्पायर होते थे, भाई जो उसने किया था आज निकल उसको मिलना ही था। तो ये ध्यान रखने जैसा है। एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जो फिलहाल जो मेरा डाइट चार्ट है
इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या कुछ हटाना चाहेंगे, या मैं जो बिल्कुल ले रहा हूँ ये सही है या कुछ गलत डायरेक्शन में नहीं, जा रहा देखिए क्या होता है कि वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली अनाज छोड़ना होता है, जो आपने छोड़ा हुआ ऑलरेडी। अनाज छोड़ना होता है, चावल रोटी छोड़ना होता है। बट मैं स्ट्रिक्टली सबको बोलता हूँ कि आप लोग दूर बैठे हो मेरे से, ये सुन करके छोड़ देना एकदम से और बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, मेरी एडवाइस अगर आप मान रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है और हेल्दी ही मेरे को करना है, तो एटलीस्ट अब आप दोपहर का खाना खाना शुरू करो। वही मैं कहना चाह रहा था, मेरा 31 दिसंबर तक, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ और मैं आपको भी बोल रहा हूँ और मैं अब आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाह रहा हूँ कि मुझे 31 दिसंबर तक अपने 6 पैक ऐप पे काम करना है। तो इस चीज़ से मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, अगर मैंने 3-3.5 महीने में 25 किलो कर दिया, हालांकि जैसे जैसे मैं और कम करूँगा तो, क्योंकि पहले वेट ज़्यादा था तो थोड़ा सा हो सकता है स्पीड से डाउन गया चला जाता है, हाँ, है ना। तो मैं इस चीज़ को ही कंटिन्यू रखूँ या मुझे थोड़ा सा उस चीज़ में ऐड ऑन कुछ, क्योंकि अगर आप एक रोटी ऐड कर देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। बस ये है कि जैसे लॉकडाउन लगा, ठीक है, और लॉकडाउन खुलने की बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा लॉकडाउन खुलेगा तो लोग तो पागल हो जाएंगे, एकदम से रोड पे आ जाएंगे, एकदम से बाहर आ जाएंगे। मेरे को ऐसा लगा, वो मेरा माइंडसेट था, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन लॉकडाउन ऐसे खुला ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऑड इवन के उस पर तर्ज पे हम लोग खोलेंगे, मंडे ये दुकान खुलेगी, ट्यूसडे ये वाली खुलेगी, इस तरीके से चलेंगे तो गैप भी हो जाएगा, डिस्टेंस भी रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, ठीक है, ऑफिसेज नहीं खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम करो, जिमनेजियम योगा सेंटर नहीं खुलेगा, ये बंद रहेगा। फिर कुछ टाइम बाद में बोला कि मार्केट सप्ताह में 2 दिन खोलेंगे। धीरे धीरे बोला जिम और योगा सेंटर खुलेंगे लेकिन सैनिटाइज करना होगा, उसमें भी डिस्टेंस रखना होगा। तो धीरे 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 देश वापस से और दुनिया वापस से ट्रैक पे आ गया। सेम अभी जिस जर्नी पे हो ना, एकदम से चलती बस से उतरने की जरूरत नहीं है। क्या आपने अरे मैंने तो 25 किलो कम कर लिया, आज पिज्ज़ा खाते हैं, आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा फिलहाल। ना तो मन कर रहा है, मन भी नहीं करेगा और बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं। आप खा के देख लो, आप एकदम से आपको फूड पॉइजनिंग टाइप हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको धीरे धीरे नॉर्मल पे आना ही है। तो नॉर्मल पे आना ही है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइफ टाइम मैं सैलेड नहीं खाने वाला हूँ। और अगर लाइफ टाइम में सैलेड खाने वाला हूँ तो अति सर्वत्र वर्जित। हमेशा समय के साथ कोई भी चीज़ अति करने की वजह से नुकसान होता है। अब मुझे लगता है कि जो आपने बताया ना कि उसमें कुछ प्राणायाम ऐड कर दो, योगा ऐड कर दो, कुछ डाइट में कुछ थोड़ा सा और, राइट, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें उसमें ऐड राइट, हो जाए। क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरी। मेरे को ऐसा नहीं कि आज शोशाबाजी हुई, ऐप्स निकाले, फोटो खिंचवाई, कल को वापस वही। अगर मेरे को हेल्दी चाहिए तो मेरे को थोड़ा बहुत, जब मैंने अचीव कर लिया 20-25 किलो, तो आप 1 रोटी दिन का खा सकते हो। खाने को खूब चबा करके मत देना मुंह में, उसके बाद ले करके जाना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो जर्नी पे हेल्दी वे में आप आगे बढ़ रहे हो और उसके कोई नुकसान नहीं होने वाले आपको। सबसे अच्छी चीज़। प्लस इसमें आपने अभी बोला मेरे को कि मैं सूर्य नमस्कार ऐड कर दूंगा। अगर आप सूर्य नमस्कार ऐड कर दोगे, ऐड कर चुका हूं, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ठीक वो आप अचीव कर जाओगे। बस आपको समय के साथ में उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी है और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है। अगर एक्स्ट्रा फास्ट करते हो सूर्य नमस्कार तो एक्सेस फैट बहुत ईजी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ, देखो वेट लॉस और फैट लॉस किया जा सकता है, तो इसमें माइंडसेट का रोल तो है ही है, वो तो सबसे ज़्यादा है ही है, क्योंकि मन बार बार आपको कभी कुछ खाने को करेगा, कभी कुछ करने को करेगा, तो उसको तो कंट्रोल करना है ही है। साथ में थोड़ा सा डाइट है, योगा है, प्राणायाम है, और भाई की बहुत सारी वीडियोज हैं, तो है ना, तो वो देखो। और ये हो सकता है मेरे जैसा फूडी, मतलब मैं तो खाने का दीवाना। लिटरली आप कह रहे हो 15 बार चाय पीते थे आप, यही बहुत बड़ी बात है। 15 बार चाय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, है ना, तो सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तो ये छोड़ा किस चीज़ से? माइंडसेट की, पॉसिबल कि है नहीं करना, राइट। तो हर कोई कर सकता है। जब मोटापा आता है, वेट बढ़ता है, तो कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? बैक पेन हो जाता है, नी पेन हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इंसान मेंटली बहुत डिप्रेस होने लग जाता है, क्योंकि शरीर भारी और दिमाग भारी एक ही चीज़ है, तो मल्टीपल। और इसके बाद तो फिर आप हार्ट अटैक भी काउंट करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ब्रेन स्ट्रोक भी काउंट करते हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मोटापा अपने आप में बीमारियों का घर है। और कोई कहता ना मैं तो इतने साल से मोटा हूँ, मेरे को तो आज तक कुछ नहीं हुआ, तो बेटा जिस दिन होगा उस दिन समय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना फिर। क्योंकि मोटापा अपने आप में बीमारी है। भाई मैंने आपके ना बहुत सारे वीडियोस देखे और उसमें कईयों का जो थंबनेल था 7 दिन में बीमारी गायब। हाँ, कैसे?
बेसिकली क्या है ना कि नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, इन सब पे काम तो 7 दिन में ही बहुत तगड़ा हो जाता है। जो इंसान ऐसा है कि नी पेन है, डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला है, तो 7 दिन में तो वो भी ये कह सकता है कि हाँ मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। अपने पास एक स्टूडेंट थी जिनका TSS था 143, 7 दिन में आया था 2.9 पे थायराइड, और इतना ख़राब था उनको कि खाना भी खाते थे तो निकलने के लिए उनको ऐसे करना पड़ता था जिनका बेटा ऐसे करता था। ठीक है, एक ऐसा केस मेरे पास में जो ये कह रहा है कि मैं इतने टाइम से, पर्टिकुलर जो भी है, कि मैं इतने टाइम से बेड पे हूँ, मेरा मूवमेंट लगभग ख़त्म हो गया है क्योंकि मेरे को अर्थराइटिस है। 7 दिन में वो इंसान भी चल के दिखा रहा है। तो 7 दिन में आप लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी पे तो काम कर ही सकते हो। उसके बाद कोई कहता है BP, शुगर, थायराइड पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 महीने से 3 महीना मैक्सिमम। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी से निकलना है तो 9 महीने। पहला जन्म होता है माँ की कोख से, दूसरा जन्म होता है योग से। अगर किसी को लगता है मेरे को ये बीमारी है सर, इतने लाख लोगों में एक को होती है, 9 महीने में आपका भी शरीर नया हो सकता है, जैसे एक नया बच्चा जन्म लेता है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जब बातें करते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की लॉबी है, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी? नहीं, देखो क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं वो वाला योग वाला हूँ ही नहीं जो ये बोले कि योग से ही पूरी दुनिया बदल सकती है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपको इमरजेंसी होगा ना, तब आपको मेडिकल साइंस चाहिए होगा। जब रोड एक्सीडेंट हो के हाथ लटक जाएगा ना, तो आपको मेडिकल साइंस चाहिए होगा। तभी आप बिठा करके एक्सरसाइज नहीं कराओगे। जब आपको ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा, जब आपको सांस लेने में कंजक्शन लगेगा, तो आपको ICU में जाना पड़ेगा, तब मेडिकल साइंस आपके लिए हेल्प करेगा। इमरजेंसी में मेडिकल साइंस चाहिए, लेकिन परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस चाहिए। ये फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा कि खाना कब खाना है और पानी कब पीना है। भूख लगेगी तो खाना खाना है, प्यास लगेगी तो पानी पीना है। आपको कहे नहीं तूने खाना खाया ना, आज के बाद मेरे से बात मत करियो। अरे मुझे भूख लग रही थी ना, मेरे को इमरजेंसी थी, तो मेरे को मेडिकल साइंस जाना ही था। अब डिबेट कहाँ आती है कि मेडिकल साइंस बोलते हैं कि योगिक साइंस में वो बातचीत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, और योगिक साइंस वाले क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस तो मतलब लुटेरा है। आप ये समझो, योगिक साइंस में भी कुछ निकम्मे नालायक ऐसे हैं जो योग को स्लो प्रोसेस बता के टाइम काट रहे हैं, तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो। कुछ मेडिकल साइंस में ऐसे लोग हैं जो मानव शरीर की तस्करी कर रहे हैं, आप उनके भी खिलाफ खड़े हो। लेकिन मेडिकल साइंस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मरते हुए इंसान को जिंदा कर लेते हैं। बिल्कुल। और योगिक साइंस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मनमोहन योगी की तरह ताल ठोक करके किसी की भी ज़िंदगी बचा लेते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि दोनों में प्रॉब्लम कहीं नहीं है और ख़राब लोग दोनों जगह ही है। मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनका। मेरे फादर साहब, तो उनको पैर में दर्द था उस टाइम पे, तो हमने चेक किया, उनकी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, और हम उनको नियर के ही एक हॉस्पिटल में लेके गए कि भाई एक बार है ना, इनको पैर में दर्द हो रहा है और हमने शुगर चेक की, शुगर बढ़ी हुई है, एक बार दे दो कुछ मेडिसिन्स वगैरह दे दो। तो बोले टेस्ट करना पड़ेगा, इनका टेस्ट करना पड़ेगा, हमें ये थोड़ा सा कंडीशन ख़राब लग रही है। टेस्ट किए तो बोले कि भाई इनकी तो है ना, या तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, हम आए किसी चीज़ के लिए यार, हम तो एक छोटे से उस चीज़ के लिए आए कि इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शुगर बढ़ा हुआ, उसकी मेडिसिन दो ना। बोले फिर रिस्क आपका है। तो कई बार डॉक्टर आपको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं। तो मैं उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में गया, तो दूसरे हॉस्पिटल में भी गया, तो वो बोले कि भाई क्या इनकी पूरी वो हिस्ट्री वगैरह दिखाओ। तो मैंने वो गलती से वही बता दिया कि अभी हम एक हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने ये बाईपास सर्जरी बोला, भाई टेस्ट तो दोबारा करने पड़ेंगे। देखो अब उन्होंने जो टेस्ट किया, बोला इनकी तो पहले एंजियोग्राफी होगी। अरे मैं सर आप कौन से, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर आप हैं या मैं? वो सर हम भी तो पढ़े लिखे इतने सालों से पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो बताओ एंजियोग्राफी का और शुगर का क्या रोल है। लेकिन फिर वो बोले कि भाई ये हाई रिस्क में है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने वो एंजियोग्राफी की एक पेशेंट के साथ में जो ऑलरेडी पेन में है, उनकी एंजियोग्राफी हुई। ठीक है जी, एंजियोग्राफी करने के बाद पापा की तबीयत और बिगड़ गई। तो मुझे लग रहा था कि भाई वहाँ पे कुछ गलत ट्रीटमेंट चल रहा है। पापा का ECHS का कार्ड था, आर्मी का कार्ड था, तो मैं उनको और बड़े हॉस्पिटल में लेके गया और मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट होंगे। मैंने उनको पूरा केस बताया, तो बोले कि भाई इनकी जो एंजियोग्राफी जिन्होंने की है ना, वो गलत की है, इनकी दोबारा से एंजियोग्राफी होगी और दोबारा से स्टंट डालेंगे। मैं वहाँ भी बोला कि सर मैं किसी और चीज़ के लिए लेके आए थे, मेरे पापा ठीक थे, वो एंजियोग्राफी कर रहे हैं, आप डबल कर रहे हैं, ये क्या ये उस चीज़ को झेल पाएंगे? और वो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करा लेते हैं कि भाई हम उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने दोबारा से एंजियोग्राफी की, दोबारा से जब एंजियोग्राफी की
वो उसमें चले गए, ये कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए। वेंटिलेटर के बाद में 15-20 दिन के बाद में हम उनको वैसे लेके आए, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। मैं आज तक उस किस्से को देखता हूँ ना तो मैं सच में, लेकिन आप वाली बात भी मैं मानता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल देखो हर डॉक्टर खराब नहीं होता। मैं आपको इसमें एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे पिताजी का ही। हाँ। मेरे पिताजी सन 2000 में उनको अटैक पड़ा था अस्थमा का, और डॉक्टर ने कहा था ये 3 साल ही ज़िंदा रहेंगे, इनके लंग्स वंस ज़्यादा काम करते नहीं, 20-22% काम करते हैं। और एक बी पाइप करके एक मशीन आती है, वो आप 24 घंटे लगा करके रखो, रात में ऑक्सीजन पे रखो, तभी ये 3 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पिताजी ने योग करके, स्वामी रामदेव जी को आस्था पे देख करके, चैनल पे देख के, योग करके अपने आप को और मेरी माँ के टेक केयर करने पे वो 2020 तक जीवित रहे। 2020 में उनका निधन हुआ। लेकिन इस बीच में मेरे को याद आ रहा है, जब आप बता रहे थे तो मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट चलता था RML से, और मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ तो छुपाना किसके बाप से, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो RML में पापा का केस बहुत पुराना था, फाइल बहुत मोटी थी, और ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, डॉक्टर अच्छा मिलता है तो कभी ख़राब भी मिलता है, कभी अड़ियल मिल जाता है, चिढ़ जाता है, पेशेंट ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कर रहा है, चिढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो पिताजी का केस ऐसा हो गया था कि मेरे को माँ का कॉल आया और मैं क्लास करा के जस्ट घर पहुँचा था, और माँ RML में थी पापा को लेकर के, कि कहाँ है तू। मैंने कहा क्या हुआ माँ, बोलो। तो माँ रो रही थी, और मेरी माँ जल्दी नहीं रोती थी, पहले बहुत स्ट्रांग थी, महिला प्रधान थी हमारे उधर की, रोती नहीं थी। उस समय रोई तो मैं टेंशन में आ गया कि मैंने कहा क्या हुआ माँ। कहती तू जहाँ भी है ना बस जल्दी आ जा। मेरे को गलत वाइब्स आ गई, मेरे को लगा चीज़ें ठीक नहीं है। बारिश में बाइक से अपने घर से RML, मतलब समझो लगभग 45 मिनट 40 मिनट का रास्ता होगा वो, मैं आधे टाइम में वहाँ पहुँचा हूँ। मैं RML पहुँचा हूँ आधे टाइम में, और अगर मैंने ब्रेक मार दी तो मेरा एक्सीडेंट पक्का है, क्योंकि बारिश में ऐसे रोड पे और बाइक से अब मतलब मैं पहुँचा हूँ, और मेरी माँ रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। तो मेरी माँ ये बताती है कि ये लोग ना टेक केयर नहीं कर रहे पापा को, इन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटा रखा है, ये कहते हैं डेड बॉडी लेके जाओ यहाँ से। तो मैं एकदम फट गया, मैं जा करके मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, तुम देखो पल्स वल्स चल रही है ना, तुम क्या कर रहे हो, लगाओ। कहते भाई साहब अभी ना ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं, लगा होगा तो लगा देंगे। उसका रिएक्शन, वो चिढ़े हुए थे एक्चुअली, प्रॉब्लम ऑक्सीजन सिलेंडर का था ही नहीं। तो मैंने एक डॉक्टर राकेश पंडित हैं, वो मेरे को जब मैं 7th-8th में था तब से आज तक भी, अगर मेरे को इतना सा कुछ होगा ना तो मेरे को कोई नहीं चाहिए, सिर्फ डॉक्टर पंडित चाहिए। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है और ये तो कह रहे हैं डेड बॉडी है। तो उन्होंने कहा बेटा सुन, अगर 40-45 मिनट में तू फला हॉस्पिटल में ला सकता है, प्राइवेट है, तू ला सकता है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मतलब लिटरली मैंने वहाँ से, कहते हैं अगर लेके जाओगे तो साइन करो कि आपके रिस्क पे ले जा रहे हो। मैंने कहा साइन करा मेरे से, तुमने तो वैसे ही मरा हुआ घोषित कर दिया ना। मैं भिड़ गया वहाँ पे, मैंने साइन किए वहाँ पे, और पापा जी को उस कंडीशन में वहाँ से लेकर के एम्बुलेंस के थ्रू हम लोग पहुँचे पर्टिकुलर जिस हॉस्पिटल में उन्होंने बोला। और वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं था, ऐसे नर्सिंग होम टाइप होते हैं ना, ऐसा नर्सिंग होम बहुत बड़ा, बहुत सुविधाएं नहीं। वहाँ पहुँचा, आप समझो जिस इंसान को डेड डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने, और कह रहे हैं कि अब हम ऑक्सीजन तभी लगाएंगे जब कुछ होगा, और वैसे तो बेड खाली करना पड़ेगा क्योंकि और भी पेशेंट है, ऐसे ट्रीट जो कर रहे हैं। अगले दिन आज एडमिट किया है, अगले दिन शाम में मैं पापा जी से मिल करके आया हूँ, और पापा जी मेरे को कह रहे हैं तो अपना ध्यान रखियो, और नॉर्मल बात कर रहे हैं वो ICU में होने के बावजूद भी। तो अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो ये मिल जाता है, और ख़राब मिल जाए तो ये मिल जाता है, और ये फिर समय का खेल है सर। हॉस्पिटल में है ना, बाद में हमें एक बात और भी पता चली कि पापा जैसे काफ़ी दिन से वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटल ICU में थे। अब ICU में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जाने नहीं देते हैं, उनकी एक टाइमिंग फिक्स होती है, राइट, और उनके ही बंदे संभालते हैं। मुझे पता चला 3rd डिग्री बेड श्योर, मतलब वो एक छोटी सी बीमारी लेके आए थे, उसके बाद पता नहीं कितनी 3rd डिग्री बेड श्योर भाई क्या होता है। मतलब वो लोग जब वो मतलब मोशन वगैरह पास करते वो वॉश भी नहीं करते थे। तो अगर किसी का भी कोई भी बंदा ICU वगैरह में है तो प्लीज़ उसको केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि अगर कोई बंदा, हमारा बंदा ICU में है तो वो सेफ़ है, वो सबसे ज़्यादा जो अनसेफ होता है वो होता है ICU में, राइट, है ना। और एक छोटी सी बात यहाँ पे और शेयर करूँगा कि जैसे आप वाली बातें मेरी भी आदत थी, क्योंकि हर चीज़ पे रिसर्च करना, कितना BP है, कितना शुगर है, कितना ये है, पूरा का पूरा उनका ट्रैक देखना। तो मैं भी पूछता रहता था डॉक्टर से, डॉक्टर चिड़े रहते थे, तो मम्मी भी पूछती थी क्योंकि मम्मी का भी ये रहता था। तो एक दिन मैं लेट हो गया, मम्मी ने पूछना शुरू किया भाई इनका सुबह का BP कितना था, वो डॉक्टर चिढ़ गए। हाँ, वो इसी से चिढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। मैं आया तो उस टाइम पे क्योंकि पापा का वो चल रहा था, बड़ी बड़ी सेविंग थी, मैं ऐसे ही मतलब काफ़ी टाइम से परेशान चल ही रहा था। तो मैंने भी आते ही पूछा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर बोला तो डॉक्टर है,
तो डॉक्टर है? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो बोला क्या किया तुमने? मैं आपने किया MBBS MD खत्म, गूगल पे जाना, 1 हफ्ता लगेगा मेरे बारे में पढ़ने में मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैंने तो आपका बता दिया ना, MBBS MD बस डन। तो वो बहुत बार क्या होते हैं जो जिनमें एटीट्यूड होता है ना डॉक्टर से, मतलब हम पहले ही परेशान हैं, हमारा पेशेंट है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं, भाई पूछेंगे, अगर उनकी जगह आपका होगा क्या आप नहीं पूछोगे? तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो वो ये करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर जैसे कि आप हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ें रही हैं अभी भाई। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं कहीं कल बैठा था करोल बाग में, एक दी हैं जिन्होंने मेरे को ट्यूशन पढ़ाया, उनका मेरे को फ़ोन आया और काफ़ी टाइम बाद में फ़ोन आया। अब जब बात हो रही है ऐसी तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं योगा टीचर की बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे को फ़ोन आया कि मनमोहन भाई पापा का ना एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पापा को ये दिक्कत है। मैंने कहा दी मैं आ रहा हूँ, कि तू आ जाएगा? मैंने कहा हाँ दी मैं आ जाऊँगा। तो कब आएगा? मैंने कहा कल आ जाऊँगा मैं। तो कहती कर ले अभी टाइम सेट कर ले, दी को लगा बिजी रहता है अभी तो कैसे। मैंने कहा नहीं, अरे भाई अपने घर के लिए टाइम नहीं है तो टाइम किसके लिए है? मैंने वो दी ने मेरे को ट्यूशन पढ़ाया, उनकी वजह से गुरुकुल में एडमिशन हुआ, उनको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? कितना भी बिजी हूँ मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, उनके पास जाना तो बनता है। मैं गया तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा दीदी ये ना दूर पड़ेगा, मैं भेज तो दूंगा टीचर को बट ये दूर पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं, आसपास में ही कोई मिल जाए तो सिंपल, नहीं मिलेगा तो हम तो देखेंगे ही ना। तो हमने कॉल किया दीदी के नंबर से ही, कॉल किया, सर्च किया उस बंदे को, देखा गूगल पे, हमने उसको कॉल किया। फिर वो बोलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको बताया। न्यूरो का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पाइनल एरिया में दिक्कत है, नीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलने उठने बैठने में ठीक है बट याददाश्त का प्रॉब्लम रहता है वगैरह वगैरह। तो कहता है कि घुटने के लिए हम जो योगा कराएंगे ना वो हम कराएंगे। मैंने कहा भैया घुटने में दर्द नहीं है, ओवरऑल काम करना है उनको। अब मैं तो योग वाला हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या बात कर रहा है मेरे से, कि वो तो ठीक है बट देखिए घुटने के लिए जो हम करा सकते हैं वो करा सकते हैं। मैंने कहा आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब लिटरली उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे लोग योग में भी हैं, उसको समझ नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए कि क्या टाइम रहेगा हमारा? तो कहता 9:30 बजे। मैंने कहा 9:30 बजे कब का? क्योंकि ना मैं बिज़ी रहता हूँ। तो 9:30 बजे कब? रात को 9:30 बजे। 9:30 बजे रात में आओगे आप? सीरियसली? अच्छा ठीक है, कितना लोगे आप? कहता 1000 रुपीज़ पर क्लास, मतलब 5 डेज़ वीक कराएगा, मंडे टू फ्राइडे, 20,000 रुपये लेगा वो। और 20,000 में क्या कराएगा? तो कहता है यूट्यूब पे मेरा चैनल है आप देख लो। मैं वहीं बैठा था भाई, मैं तो इस लाइन में हूँ ना, फटाफट मैंने उसका नाम डाला, सर्च किया, जो उसने नाम बोला। मैंने कहा ये चैनल है? कहता हाँ। मैंने कहा ये 17 सब्सक्राइबर यही है क्या? कहता नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरा है। मैंने कहा अच्छा बताओ फिर। कहता इस नाम के साथ ये भी डालो। मैंने डाला। मैंने कहा ये 111 जो है यही है? अब वो शायद वीडियो देखिएगा वो समझ जाएगा, मैंने कॉल किया था उसको। 111। कहता हाँ हाँ यही है, आप देखो ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं हम, योग के अलावा हम न्यूरो पे भी काम। मैंने कहा ठीक है। फिर दी ने कहा कि तू तो कह रहा था कि 500 रुपये पर क्लास में होम ट्यूशन में मिल जाता है, ये 1000 रुपये बोल रहा है, ऊपर से इसकी वीडियो देखो ये क्या बंदा दिख रहा है। तो योग में ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जियो कि आप मरो, आपका एक्सीडेंट है, आप बीमार हो, आप परेशान हो, आप एक काम करो पैसा दो हमें, क्योंकि वो आपके चलते फिरते ATM है निकालने के लिए, और वो पैसा निकाल लेंगे आपसे। मैं भी ऐसे ही फंसा मैं था। सोचा यार 20,000 रुपये तुम मांग रहे हो, आज तक मैंने होम ट्यूशन का 20,000 तो कभी खुद भी नहीं लिया। इतनी फीस तो मैंने खुद की नहीं रखी, टीचर तो छोड़ो मेरे। तुमने ऐसा क्या किया हुआ है? एक्चुअली कुछ नहीं। और गारंटीड अगर मैं उस इंसान के पास बैठूं तो 5 मिनट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को नॉलेज बहुत है, लेकिन जो भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है ना, 5 मिनट के अंदर वो बंदा फैल जाएगा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वैसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे पता है। तो योग में हो या मेडिकल साइंस में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, अच्छे हैं तो कूड़ा भी है। मुझे क्या चाहिए वो मेरे को देखना पड़ेगा। पिछले 14-15 साल से मैं मेमोरी टेक्निक्स वैदिक मैथ्स पे काम कर रहा हूँ। तो इसी दौरान मैंने एक बच्चे को भी ट्रेन किया था जो काफ़ी फेमस भी हुआ था, गूगल बॉय, है ना। और मीडिया में एक बात आ गई थी कि भाई ये बच्चा ना गॉड गिफ्टेड है, तो अच्छी बात है। मेरा कहना ये था कि ये बच्चा नहीं, लगभग हर बच्चे, जो भी बच्चे हैं या हम सब, भगवान ने हमें पैदा किया, हम सब गॉड गिफ्टेड है। सबने भाई जब 2 हाथ दिए 2 पैर दिए तो एक दिमाग भी सबको दिया है, तो हर बच्चा कौटिल्य बन सकता है। तो मैं इस तरीके की चीज़ें कराता हूँ भाई। अब क्या है, मीडिया कई बार पूछती है कि मैं उनसे ये सवाल भी करता हूँ, ठीक है कौटिल्य गॉड गिफ्टेड है,
ठीक है, आज मैंने 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, लेकिन मैं 12वीं में 2 बार फेल भी हुआ हूँ। सही बात है ना। इसका मतलब है कि माइंडसेट के साथ टेक्निक्स भी काम करती हैं। तो जनरली मैं यही बताता हूँ, ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक कोई मैंने नहीं बनाई, ये मेरी इन्वेंशन नहीं, ये तो हमारे वेदों की टेक्निक्स है, ये अथर्ववेद से आई हैं। और जैसे कि चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, वैदिक मैथ्स हो, मेमोरी टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीज़ें, और हर बच्चा कौटिल्य जैसा बन सकता है, और हम इसी चीज़ पे काम लगातार कर रहे हैं। भाई जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि मैं 14-15 साल से वैदिक मैथ्स मेमोरी को सीख रहा हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता ना कितना सीखा, मैं ए से बी नहीं सीख पाया। मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो अब सीख रहा हूँ कि पुराना सारा गलत सीखा है ना। और आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कुछ ट्रिक सीख के, कुछ टेक्निक सीख के अपना चैनल भी खोल लेते हैं, और हमें सब कुछ आता है ना। तो ये चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली क्या है ना कि मैं जो भी बात आपसे आज कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है 5 साल बाद हम लोग स्टूडियो के सेटअप पे भी हंसे, क्योंकि तब सब कुछ अपग्रेड हो चुका होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 10 साल पुरानी फोटो देख करके हमें लगे हुए ऐसा दिखते थे क्या हम। सही है, मुझे तो अब भी लगता है राइट। अगर 20 साल पुरानी कोई मैं बात आपको कहूँ कि अच्छा आपने ऐसा कभी किया था, आप खूब हंसोगे, कहोगे अरे सर बचपना तो पूछो ही मत बस, मतलब है ना। तो हम अपग्रेड होते चले गए। अब अपग्रेड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो हम कर रहे थे वो गलत था, उस टाइम के हिसाब से में भी वो सही था। सही बात है। आज के हिसाब से ये सही है, आगे हमारी नॉलेज को और हम पॉलिश कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा। जब जो है वहाँ अगर परफेक्शन है तो मेरे को लगता है हम ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में कोई भी परमात्मा तो बनने से रहा। सही बात है। परफेक्शन का लेवल कभी नहीं आता। धोनी के लिए एक बार बोला गया था मीटिंग में, धोनी मूवी में ही देखा कि यार धोनी जैसे खेल रहा है ना, इसका गेम खराब हो जाएगा। तो सिलेक्टर ने बोला उसका ठीक कब था। वो बंदा वैसा ही है यार, वो नेचुरली वैसा ही है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया नहीं जाता इंस्टीट्यूट में। ठीक है, स्टंप करना का, ये मारने का तरीका सिखाया नहीं जाता एकेडमी में। अब समझो बात को। तो बोला वो जो भी कर रहा है ना, वो उसी वजह से धोनी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें अपने एंड पे भी अगर पॉलिश करते रहे ना, तो हम इस भीड़ से ऊपर जरूर रहेंगे, ये पक्की बात है। अदरवाइज सब सही है। धोनी की जब बात आ ही रही है तो मैं भी आपको बताऊं, जैसे मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 118 एलिमेंट्स को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 118, पहली बात तो मैंने केमिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं, कभी नहीं पढ़ी। मैं ये दिखाना चाहता था कि मेमोरी की टेक्निक से कुछ भी याद किया जा सकता, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो 118 एलिमेंट है, तो उसको बोलने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 सेकंड में लूँगा तो 118 सेकंड लगेगा। मैंने उसको 21 सेकंड में बोल के दिखाया था। 21 सेकंड में बोलने का मतलब था, जो पेन हुआ था ना उस टाइम पे मुझे, जब किसी आदमी को फांसी लगती है ना, तो वो जो लास्ट मोमेंट होता है, क्योंकि भाई आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, आप 21 सेकंड में बोल रहे हो 118 एलिमेंट को, तो आप पूरी एनर्जी, सब कुछ आप, मतलब पूरी एनर्जी लगा रहे हो। हाँ, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की थी। उस कम से कम 10,000 बार, कोई भी रिकॉर्ड मैं मानता हूँ जब बनता है, जब आप उस पर 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं उस रिकॉर्ड को दोबारा ब्रेक करना की कोशिश कर रहा हूँ। वो बनाया था मैंने 2014 में। ठीक है, उसके बाद मेरी काफ़ी प्रैक्टिस छूट गई थी, लेकिन अब वही माइंडसेट की एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो मैं एक बार आपके आगे तो रिकॉल करके ही दिखाऊंगा, लेकिन उस स्पीड से नहीं, ताकि आपके आगे भी मेरी प्रैक्टिस हो जाए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, वेटिबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डियम, टेक्नीशियम, रुथोनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, T90, टेलुरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैटिनम, सीरियम, प्लासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, ग्लोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इरिबियम, थूरियम, एटियम, लुटेशियम, हाफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंचियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिन, नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्शियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, जिबोरियम, बोरियम और हाशियम, मेटनेरियम, डम, स्टेडियम, रोनजेनियम, कॉपरनिशियम, अनंटेरियम, अनंक्वेडियम, अनपेंटियम, अनहेक्सम, स्पेक्ट्रम, ऑक्टियम। क्या बात है। तो ये पिछले 14-15 साल, जैसे आपने गुरुकुल में योग सीखा, कितने सालों से प्रैक्टिस की, सीखने के बाद सिखाना शुरू किया। 14-15 साल से पहले मुझे भी ये था कि पहले मैं कुछ रिकॉर्ड्स अपने आप को तो प्रूव तो करके दिखाऊं, मैं कुछ हूँ, कुछ बच्चों को ट्रेन करके दिखाऊं, उसके बाद ही सिखाना शुरू करें। और बहुत सारे लोग आ गए, कुछ ट्रिक्स सीखी, टेक्निक सीखी, उसी से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। किसी जो बिगिनर है, बिल्कुल जिसको शुरुआत करनी है, तो सबसे आसान योगा क्या हो सकता है उसके लिए, मतलब कहाँ से शुरू करे वो? बेसिकली मैं 2 क्वेश्चन आपके लेता हूँ। पहला ये कि क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाता है कि हम फिल्टर कैसे करें कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई योगा टीचर ही है। हाँ। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को लेते हैं, रिलेटेबल है इसलिए बोल रहा हूँ कि
अब कोई कहता है कि मिसगाइड बहुत किया जा रहा है, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। मिसगाइड किसको कर रहे हैं? आपको। आप क्यों हो रहे हो मिसगाइड? आप अपना अच्छा बुरा तो जान लो। आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं जिसके पास में जा रहा हूँ वो क्या कराएगा मेरे को? थोड़ा तो क्वालिफिकेशन रखो माइंड में। थोड़ा तो ये समझो कि योग के नाम पे जिसका खुद का पेट निकला हुआ वो आपका कम करा देगा। हाँ, जिसको खुद को चश्मा चढ़ा हुआ वो आपका चश्मा उतरवा देगा। आप कहते हो नहीं सर, यहाँ की फ़ीस है 2500 और वो लेता है 1500। तो अगर आप ये 1000 रुपये देख रहे हो तो फिर हॉस्पिटल में कभी भी ट्रीटमेंट मत कराना। अपनी गली के बाहर जो बैठता है ना डॉक्टर, उसी को दिखा देना। सही बात है। तो आप ये समझो कि आप जा किसके पास रहे हो। तो मिसगाइड कोई किसी को नहीं कर सकता, हम खुद होते हैं। मैं खुद होऊंगा, मेरे को कोई दूसरा कर नहीं सकता। और अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपसे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है कि मेरे को जगह का प्रॉब्लम है, दूर नहीं जाना चाहता हूँ, फीस बहुत ज़्यादा है, ये बोल करके आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो क्या स्कूल में? आप तो अच्छे से अच्छा स्कूल देखने की कोशिश करते सही हो, बात है। अच्छे से अच्छा ट्यूशन देखने की कोशिश करते हो, तो अपने साथ ऐसे ट्रीट क्यों करते हो? योग करो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप जिम भी क्यों वहीं करना है जो गली के बिल्कुल बाहर है? आप क्यों गली के दूसरे कोने में जाके अच्छे वाले जिम में नहीं कर सकते? वो आपका अपना प्रॉब्लम है, कोई आपको खींच के नहीं ला रहा है। तो आप कहो ना मैं मिसगाइड हो गई उससे, क्यों हो गई? तेरे को बोला था क्या वहाँ जाने के लिए? किसने फोर्स किया था? उसने किया था। तो वो नालायक और तू नालायक। तुझे समझ में क्यों नहीं आया कि जाना कहाँ चाहिए मुझे? सही बात है। एक चीज़ ये हो गई कि आपको ये देखना है कि जिसके पास भी आप योग कर रहे हो, जिसके पास भी आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, उसको नॉलेज कितनी है, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने किसी के पास नौकरी करके उसके बाद अपना ही शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसका अपना तो कोई बेस ही नहीं है ना। सही बात है। तो अगर आप ऐसे के पास जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम आपका है। अब ये बात आ जाती है यहाँ पे। दूसरा आता है कि कोई अगर बिगनर है तो वो क्या करे, सही बात और ईजी से ईजी योगा क्या हो सकता है। तो अगर उसको वेट लॉस करना है और फिजिकली फिट फाट है वो, तो वो सूर्य नमस्कार सीख ले। सूर्य नमस्कार से तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर उसको मेडिकली चैलेंजेस फेस कर रहा है, नी पेन है, बैक पेन है, शुगर है, बीपी, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, एक्जिमा है, कोई भी मेडिकल इशू है और वो ठीक होना चाहता है, मेडिसिन उसकी चल रही है, छोड़ना नहीं चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता, तो कंफर्ट जोन में रहते हुए क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर अनुलोम विलोम कर लेगा तो बीमारियों से भी लड़ जाएगा, हील भी कर जाएगा, और अगर सूर्य नमस्कार करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर जाएगा। और बिल्कुल बिगनर लेवल पे यह सीखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अनुलोम विलोम बाई मनमोहन योगी, कोई भी सर्च करे, अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान निकल के आ जाएगा। और फ्री में मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है। बात प्रमोशन की नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने की एक जिम्मेदारी है कि बैठ के इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो हम नॉलेज के अलावा क्या दे पा रहे हैं इनको। तो वो वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगी। आप देखो, अनुलोम विलोम करो, उसके बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन बोला है, जितनी देर भी बोला है उतनी देर करो, और जितने टाइम के लिए बोला उतना करो। आपको खुद पता चल जाएगा क्या लाइफ में चेंज आया है। आपने थोड़ा सा उसमें चेंज भी किया है शायद अनुलोम विलोम Right. में, आप वाले में और महाराज जी वाले में। बहुत बहुत मैंने क्या किया है कि जितना भी मैंने ग्रेजुएशन में सीखा योग से ही किया, मैंने मास्टर भी योग से ही किया। इसके अलावा मैंने गुरुकुल में पढ़ाई भी योग की। उसके अलावा मैंने बुक्स पढ़ी। उसके अलावा स्वामी रामदेव जी के शिविर में मैं 8 साल रहा, वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा कहोगे सर एज ही टोटल इतनी लग रही है, तो ये सेम टाइम पे काफ़ी कुछ होता चला है। 30-32 के आसपास है, ठीक है। तो अब ये सब करने के बाद मैं 11 साल से करा रहा हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस हुआ। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने प्राणायाम को नए सिरे से सीखना शुरू किया। कुछ मेरे को बुक्स पढ़ने को मिली, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिले, तो ओवरऑल ये नॉलेज इकट्ठी हुई तो कुछ नया निकल के आया। उस नए से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आप अनुलोम विलोम करोगे तो शारीरिक, मानसिक रूप पे, आध्यात्मिक रूप पे और आंतरिक रूप पे अच्छे से काम कर सकते हो, अगर बिगनर हो तो भी। तो अनुलोम विलोम भाई मनमोहन योगी। अगर वेट लॉस करना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार A to Z बाई मनमोहन योगी। ये 2 वीडियो देख लो, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी। वैसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं अनुलोम विलोम से? अनुलोम विलोम से 99% बीमारी का सटीक सीधा इलाज है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी। आपको डॉक्टर कह रहा है आप मर जाओगे 3 महीने में, आप 3 महीने प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर लो, आप जी जाओगे वापस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब लोग योग शुरू करते हैं, प्राणायाम शुरू करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे लिए तो ये माइंडसेट का गेम है कि कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन नहीं कर पाते। देखो पता है क्या है ना, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया जाओ योगा करो, अब आपकी फैमिली में आपकी वाइफ टेंशन ले रही है आपकी कि सुन योगा वोगा कर यार, तू नहीं रहेगा तो फिर कैसे ही चलेगा। सही बात। ये स्थिति आती है और आप आते हो और आप जागरूक हो कि नहीं यार ध्यान तो देना यार, वाइफ है, बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तो है, तो आप अच्छे से करोगे। अगर
आपको ऐसा है कि आपके फादर ने कॉल किया है कि सुन, मैंने तेरे योगा वाले सर से बात कर ली है, चुपचाप कल से चला जाइए, और आप आके बैठ गए। मैं कह रहा हूँ सर सीधे बैठो, करो लगातार। मतलब खुद की इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि योग करने की चीज़ है, कराई नहीं जा सकती। अगर मेरी इच्छा नहीं, आप मेरे को करा के दिखा ना जरा प्राणायाम, आप बोलोगे सांस भरो, मैं नहीं भर रहा। बोलो माइंडसेट का रोल है, सांस भरते हुए फील करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं तो नहीं फील कर रहा, मेरा ध्यान तो घर में क्या चढ़ाया हुआ है खाने पे उस पर है, तो मेरे को फ़ायदा नहीं होगा। ये अपने आप ही रिजल्ट फिल्टर हो जाता है आपके माइंडसेट की वजह से। सबसे बड़ा रोल इच्छा शक्ति का है, माइंडसेट का है। अगर मन में ऐसा है कि मुझे ठीक होना है और आप मेहनत करते हुए फील करते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप ठीक हो जाते हो। क्योंकि योग में 95% रोल माइंड का है और 5% फिजिकल एक्टिविटी का है। भाई आज के दिन है ना, एक बहुत फेमस सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, बड़े बड़े स्टेडियम बुक कर देते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि 2020 से उनकी ज़िंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जब योगा उनकी लाइफ में, और जब से योगा उनकी लाइफ में आया है ना, तब से सब कुछ चेंज हो गया। राइट है ना। तो वो कहते हैं कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा तो जिसको जीवन जीना है ना, वो योगा ही है। मतलब जो जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहता है। राइट। तो बिल्कुल सही। और आज तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो सब योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करें और करना भी चाहिए। राइट। एक चीज़ और बताइए कि योगा जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, या वो शाम को ज़्यादा इफेक्टिव? कायदे से मॉर्निंग में, बट रिजल्ट का मॉर्निंग और इवनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारे मॉर्निंग में भी बैचेस चलते हैं, इवनिंग में भी चलते हैं। जो इवनिंग में कर रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, शुगर बीपी थायराइड नीपिन उनका भी ठीक हो रहा है। तो आप कभी भी करो, खाली पेट करो, इच्छा शक्ति मजबूत रख के करो, फायदा हो जाता है। एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए कोई सूर्य नमस्कार, क्योंकि जब मैं भी कर रहा था मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसमें जो जैसे वो 12 आपने बताए थे ना, अगर कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहा है और वो सिर्फ प्राणायाम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उससे भी फैट लॉस हो सकता है? नहीं। देखो कपालभाति तो हेल्प करता है वेट लॉस। कपालभाति हेल्प करता है क्योंकि डाइजेशन मजबूत करता है। और फिर आपने तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं की ना, फिर भी वेट लॉस किया, क्योंकि डाइजेशन ठीक कर लिया और खान पान ठीक कर लिया। आहार का तो रोल है ही। अगर आप कपालभाति करते हो तो हेल्प करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं करना है। अब मैं ये कहूँगा मेरे को पर्टिकुलर ये बीमारी है इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर सकता, हार्ड नहीं करना चाहता, तो चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है, तब तो कर सकते हो, तब कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है कि एक होता है वाद विवाद और एक होता है अपवाद और एक होता है संवाद। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं है, बस बिना बात की बात है, उसका कोई इलाज नहीं होता। कि मैं कहूँ ना मैं सुबह करूँगा ना मैं शाम करूँगा, अब बता योगा मुझे कब करना चाहिए? तो भाई तू अपनी ऐसी तैसी कर, तुझे नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे ना मैं आहार विज्ञान फॉलो करूँगा, ना ही मैं योगिक साइंस को मानता हूँ, ना ही मैं मेडिकल साइंस को मानता हूँ, अब बता मैं कैसे ठीक होऊंगा? तो भाई तू नहीं होगा। बहस और बदतमीजी और ड्रामा करने वाला या टाइम पास या गप्पे मारने वाले के लिए योग नहीं है। सही से मेहनत करने की कोशिश करते हो, उस कोशिश में आप ठीक हो सकते हो। योगा से मेटाबॉलिज्म कैसे इंप्रूव होता है? बेसिकली उसमें प्राणायाम और कुछ स्पेसिफिक आसन है, जैसे धनुरासन है, भुजंगासन है, सेतुबंध आसन है, पवन मुक्तासन है, तो वो आपके अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, उसको मजबूत करेगा, जठराग्नि अच्छी चलेगी, खाना अच्छे से पचेगा, ओवरऑल बेनिफिट आप ले पाओगे। योगा बेटर है या कार्डियो फैट लॉस में? वेट लॉस की अगर बात करो तो कार्डियो का अपना रोल है एक्चुअली, और योग भी अगर आप कर रहे हो तो योग में जिस आसन की आप बात कर रहे हो, और अगर आसन के पल्सिस फॉर्म को थोड़ा फास्ट कर लो तो उसमें कार्डियो भी हो जाता है, और वही आसन है तो योग के साथ में आप कार्डियो कर पा रहे हो और वेट लॉस भी हो जाता है, इंच भी जाता है, बॉडी टोन भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, योग में सिर्फ बॉडी फ्लेक्सिबल ही होती है या मसल भी बिल्ड होता है? दोनों चीज़, मसल बिल्ड होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। आपने देखे हैं कि जो योग करते हैं और बढ़िया जिनकी बॉडी है? हाँ, अरे बहुत, मैं आपको बहुत सारे कट्स दिखा सकता हूँ अपनी बॉडी में, ठीक है। और जिस समय मैं एडवांस करता था उस समय बिना किसी अलग वर्कआउट के बॉडी में वो सारे कट्स थे जो एक होने चाहिए। अच्छा। मेरे गुरुजी कहते थे पिंडली कहाँ है, पेट कहाँ है, चेस्ट कहाँ है, उसमें लाइन जो बनी हुई है वो दिखनी चाहिए भाई, तभी आप समझना आपने कुछ अचीव किया है। तो वो चीज़ योग वाले के आराम से दिख जाती है। अच्छा, थाई फैट को कम करने के 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स। आप अश्व संचालन करो रेगुलर बेस पे, हॉर्स राइडिंग, उससे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं, वो अकेला काफ़ी है। सूर्य नमस्कार में एक आसन वो भी है, 12 आसनों में अश्व संचालन भी आता है। तो अगर अश्व संचालन ही अच्छे से कर लो ना 2-3 अलग अलग फॉर्मेट में, तो अश्व संचालन काफ़ी आपके थाई फैट को काटने के लिए।
और भाई जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, फाइनल उनके लिए कोई नोट देना चाहें आप? हाँ, ये कि वेट लॉस की बात हो या बीमारी ठीक करने की बात हो, ये हो सकता है कि क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही यही था, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे कराने वाले, ख़राब भी मिलेंगे। कभी ऐसा होगा कि आप ईमानदार हो, आपने पैसा दिया है, लेकिन सामने वाला फ्रॉड है। इसका मतलब ये नहीं है कि योग या मेडिकल साइंस ख़राब है। आपको अच्छे इंसान की तलाश करनी पड़ेगी, उसके एक्सपीरियंस को समझना पड़ेगा, और अगर सही बंदा सही समय पे सही हाथ लग गया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कैसा लगा भाई आज? मज़ा, बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई। और सच में आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं लगभग हर पॉडकास्ट से, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट आते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते हैं, आज मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये जो जर्नी जो है ना, ये मेरे लिए भी बड़ी इमोशनल जर्नी रही है। 3.5 महीने से मैं ये चीज़ कर ही रहा हूँ, और एक मैंने बड़ा गोल सेट किया हुआ है। और मैंने पहले भी आपके वीडियोज़ देखे थे, और अब जो आपकी प्रैक्टिकल एडवाइस है वो बिल्कुल मैं फॉलो करने वाला हूँ। और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप है ना हमेशा एक्सपर्ट को फॉलो करो या रिसर्च किया करो। मतलब जो मिसगाइड, जो कितनी अच्छी बात बताई, मिसगाइड हमें कोई करता थोड़ी ना, मिसगाइड हम खुद होते हैं। हम क्यों रिसर्च नहीं कर रहे? हम एक छोटा सा फ़ोन लेने जाते हैं, पूरी रिसर्च हम करते हैं। राइट। कार लेने गए तो कई कई महीनों तक रिसर्च चलती है, घर लेने गए कई कई महीनों तक रिसर्च चलती है। लेकिन अगर हम कोई कोच ढूंढ रहे हैं तो कोई कोच ऐसा क्यों नहीं, जैसे मनमोहन भाई है योगा में, आपने देखा होगा कितने साल इन्होंने, मतलब आप गुरुकुल में भी रहे, आप बाबा रामदेव जी के शिविर में भी रहे, मतलब कितने सालों की ये जर्नी है। उसके बाद आप यूट्यूब पे आए। तो प्लीज़ मिसगाइड अपने आप को करना बंद कीजिए और उन लोगों से सीखिए जो सालों से साधना कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और मनमोहन भाई से मिलते रहेंगे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, इस तरीके की अपन पूरी सीरीज करेंगे भाई, पूरा जागरूक करेंगे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू।